हाय, मेरा नाम रविकांत गुप्ता है। मैं रविकांत गुरु मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, उसका प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का जिला महामंत्री खेलकूद प्रकोष्ठ जिला नजफगढ़ का एक कार्यकर्ता हूँ। जिंदगी में बहुत बॉटम से यहाँ तक आया हुआ हूँ और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ वाव टॉक की टीम को और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए सबसे पहले विकास कश्यप जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। वाव टॉक्स जो नई जनरेशन के लोग हैं उनके लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है और इसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि वो यूथ को नई मोटिवेशंस एक नए स्टाइल में देने का काम कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच वाव टॉक्स। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं यूपी बुंदेलखंड तालबेहट नाम का एक कस्बा है, वहाँ से आया हुआ हूँ। मेरा जन्म 1984 को हुआ था। एक RSS के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी एजुकेशन हुई है। मेरे फादर एक छोटे से बिजनेसमैन थे और पर जिस जगह मेरी एजुकेशन हुई है या परवरिश हुई है, वहाँ मैंने एक चीज़ फील की जो आज तक मैं एक चीज़ यहाँ दिल्ली में फील कर रहा हूँ। वहाँ भले ही लोगों के पास पैसा कम था, लेकिन एक जिंदगी थी, एक लाइफ स्टाइल भले ही इतनी रिच नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां लोगों के दिलों में संतोष बहुत था। आज के जीवन में ये संतोष ना तो मैं अपने अंदर ढूंढ पाता हूं और ना ही यहां दिल्ली में लोगों के बीचों में ढूंढ पाता हूं। बचपन में चलते हैं मेरे बचपन की एजुकेशन एक RSS के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और वहाँ से मुझे संस्कारों की बहुत नॉलेज दी गई और शायद ये मेरी सबसे बड़ी एसेट्स है। वहाँ उस स्कूल में मुझे जो एजुकेशन के साथ साथ संस्कार दिए गए, वो शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी स्कूल्स, ना केवल दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान के सभी स्कूल्स में एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को ये भी रखने चाहिए। इससे होता क्या है, एक बच्चे का जो फंडामेंटल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ना सिर्फ एकेडमिक पर्पस से बल्कि जिंदगी के जो क्रूशियल डिसीजंस हैं उनको लेने में भी। सो अगेन मैं एक बार फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ सरस्वती शिशु मंदिर और RSS के उस स्कूल को। 12th पास मैंने वहीं उस कस्बे से की है जिसका नाम तालबेहट है, जो कि ललितपुर जिले में सिचुएटेड है। और आफ्टर 12th मैं झांसी आया। झांसी में मैंने इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया। मेरी सिस्टर भी वहाँ रहती थी, उसके साथ में रहा। उसके बाद मेरी जो 10+2 थी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, मैंने PCM से ही मैंने 12th की। मेरा चूँकि एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है, तो मेरे घर में इनकम टैक्स की बातें, कॉर्पोरेट्स की बातें, इस तरह की बातें होती थी, जबकि जो मेरी एजुकेशन थी वो PCM से रिलेटेड थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो मैं बार बार अपने आप से क्वेश्चन रेज करता था कि मैं कब इनकम टैक्स पढ़ूंगा। मेरे साथ टच में कुछ लोग आए, उनसे मैंने पूछा कि मैं कब इनकम टैक्स पढ़ूंगा। उन्होंने बोला कि जी आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये तुम्हारे सब्जेक्ट हैं 12th में, तो तुम इनकम टैक्स कैसे पढ़ सकते हो, इनकम टैक्स तो कॉमर्स की लाइन है। अब चूंकि मेरे स्कूल्स में एक ही स्कूल मतलब कॉलेज था, यूपी में जनरली क्या होता है कि 12th तक के स्कूल्स को कॉलेज बोला जाता है, आज भी शायद वहां पर ऐसा होता है। सो मेरे गांव में तो केवल एक ही कॉलेज था, मतलब स्कूल, और वहाँ साइंस स्ट्रीम थी। कॉमर्स तो मुझे 12th तक भी नहीं पता होता था कि इसके अलावा भी कोई स्ट्रीम होती है। इतना इंटरनेट, इतना जैसे कि आज के बच्चों को एक्सप्लोरर मिल जाता है, वो नहीं था। तो हमें पता ही नहीं था कि साइंस के अलावा भी कोई और स्ट्रीम है, कॉमर्स और आर्ट्स। फिर मैंने कहा यार ये तो मैंने साइंस लेकर गलती की अगर मुझे इनकम टैक्स पढ़ना है तो
किसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से पढ़ लो। मैंने कहा चलिए ठीक है, सीए करते हैं। सीए करने में आप जब सीए करेंगे तो इनकम टैक्स भी साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक। फिर कई मेरे रिलेटिव ने मुझे टोका कि अरे जो कॉमर्स लाइन के होते हैं 11-12 जिसने की हुई होती है और वो सीए करना चाहता है, वो भी नहीं कर पाते, तुमने तो कॉमर्स ली ही नहीं, कहाँ इस गलत लाइन में आ रहे हो। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जो करते होंगे वो भी इंसान है, और ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और मेहनत करने से सब कुछ होता है। आपो देवो भव, कि अगर आप जो भी चाहते हैं वो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो देन विल डिसाइड कि सीए करेंगे। मैंने अपने फादर से पूछा, मेरी ज़िंदगी में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है, और मेरे फादर से मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, मैंने एक बैकग्राउंड आपको दिया हुआ है और आप जाओ, आप जो चाहते हो वो करो और ईमानदारी से करना, ठीक। ये इसके बाद मैं 2002 में घर से बाहर निकला। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2.5 से 3 साल ग्वालियर शहर में बिताए। वहाँ मुझे एक टीचर मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस कैमरे पे ऑन स्क्रीन। उन्होंने मुझे 1 से 1.5 साल तक पढ़ाया, पर वो बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन उन्होंने एक साथ एक चीज़ ठीक नहीं की, जिसका खामियाजा मुझे अपनी लाइफ में बहुत उठाना पड़ा। उन्होंने क्या किया कि मेरी फैमिली से पैसे ले लिए और बोला मैं बच्चे का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा और आप बेफिक्र रहें। मुझे याद है मेरा भाई खुद आया उनको पैसे देने के लिए, और वो मोमेंट्स मेरी आंखों में हमेशा रहेगा। मेरे भाई ने हाथ जोड़ करके टीचर को बोला कि देखो मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है, उसका करियर ख़राब मत करना। टीचर ने कहा ठीक है जी, आप परेशान मत हो, आप जाए। मैं ग्वालियर शहर में ही रहने लग गया अपने दोस्तों के साथ, और उस टीचर ने मुझे 1.5 साल तक पढ़ाया, पर कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, जिसकी वजह से 2 अटेम्प्ट मेरे खराब हो गए। और अब मैं पढ़ रहा और मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे। अब मैं अपनी फैमिली को उस चीज़ को शेयर कैसे करूं? क्योंकि जो बच्चे गांव से आते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ खुल करके शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने 1 बार 2 बार बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ करके उनके करियर को बनाने के लिए दिए होते हैं। और आज की एजुकेशन माफिया जिसे बोल सकते हैं, और एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना करप्शन हो गया कि वो इस बच्चे को एक कस्टमर समझते हैं और उसको साथ ठगी करते हैं। जबकि एक बच्चे को ये सिखाया जाता है कि अपने टीचर की इज्जत करो, और इस हद तक इज्जत करो कि मरते मरते उस टीचर को कभी भी भूलना नहीं है। ये हमारे संस्कारों में, हमारे खून में मिला हुआ होता है। अब उस टीचर ने 1.5 साल तक पढ़ाया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं अपनी इस जरह को किसके साथ शेयर करूं? मैं अपनी फैमिली को ये बात अगर बताता तो वो कहते कि जी आपको पहले सोचना चाहिए था, आपने ही बताया था कि इस इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ना है, यहाँ फीस पे कर दो। अब मैं बीच में फंस गया, ना फैमिली को बता पा रहा और ना ही मेरे एग्जाम क्लियर हो रहे। सडनली कुछ इंसिडेंट्स हुए और मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली आया। 17 नवंबर 2007 को मैं दिल्ली में आया, और फिर मैंने दिल्ली में क्लासेस को एक बार और फिर से सर्च किया। इन बिटवीन मेरे घर में थोड़ी इस बात पे बहस भी हुई थी कि आप, मेरा भाई कहता था कि इससे नहीं होगा, और मेरे फादर कहते थे कि ये तो अध कुचला हो गया। मैं बुंदेलखंड से हूँ इसलिए वो लैंग्वेज आती है कि अब तो ना ये घर का रहा ना घाट का, क्योंकि ना तो अभी ये बिजनेस कर पाएगा ठीक से और ना ही ये पढ़ाई कर पा रहा है, इसे एक मौका और देना चाहिए। मेरे फादर ने मुझे एक मौका और दिया, और मैं दिल्ली में फिर मैंने एक नए सिरे से फिर से क्लासेस ली। मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने उन दिल्ली के टीचर्स का, मिस्टर परवीन शर्मा। ना सिर्फ उन्होंने मुझे एजुकेशन दी बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी दिखाया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को समझने का एक जो नजरिया, एक जो विजन दिखाया। उन्होंने एक चीज मेरे अंदर डाली कि कभी भी कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज समझी जा सकती है, और बड़े से बड़ा एग्जाम समझ करके क्रैक किया जा सकता है बजाय कि रट करके। ये मूल मंत्र उन्होंने बेसिकली दिया। और 2-3 मैं टीचर्स से जब इंटरेक्शंस उनके साथ मेरी काफी हुई तो उन्होंने एक चीज समझाई कि इनोवेशन हमेशा होना चाहिए। कुछ टीचर ने मुझे ये भी सिखाया कि अगर आपको जिंदगी के साथ
अगर साथ भी चलना है तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा। फिर दिल्ली के टीचर्स ने, जो कि ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 थे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैंने पूरी ईमानदारी से उनकी एजुकेशन भी एडमिट की। और मुझे याद है सीए का इंटरमीडिएट का लास्ट अटेम्प्ट था मेरे लिए, और मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों का वो लास्ट अटेम्प्ट था। हम दोनों ने एक स्लोगन रखा था अपनी लाइफ में उस टाइम के लिए कि वी हैव नथिंग टू लूज। जब बच्चा सीए करता है और जब फेल हो जाता है तो ना सिर्फ उसके पास पैसे की दिक्कत आती है, बल्कि समाज उसको इस नज़रिए से देखता है कि एक टैग लगा देता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो टैग, वो बेइज्जती बहुत गंभीर होती है। मतलब बच्चा ना सिर्फ एग्जाम की वजह से परेशान होता है या उस चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, बल्कि जो समाज है, जिस वक्त समाज को उसको संभालना चाहिए, उस वक्त उस पर लांछन लगाने पर लग जाते हैं कि कैसे प्रूफ करें कि मेरा बच्चा इससे बेहतर है। जबकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, कभी किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसकी अपनी खुद की क्वालिटी होती है। तो मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट था, और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया अपना सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप। और वो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है मेरी लाइफ का, क्योंकि जो लास्ट पेपर था मेरी लाइफ का, लास्ट पेपर उस वक्त मेरा लॉ का था। और चूंकि मैं इतना स्ट्रेस था कि पेपर के जस्ट एक रात को मैंने ना तो डिनर किया, बल्कि पेपर वाले दिन मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, जिस वजह से मुझे ब्लड बीपी की प्रॉब्लम हुई। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो उस वक्त मेरा बीपी लो हो गया। अब जब मैं एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो उस वक्त क्या कि मेरे आंखों में वो सारी चीज़ें घूम रही। इवन मैं अपने एग्ज़ाम पेपर को भी ठीक तरीके से रीड नहीं कर पा रहा था। मुझे याद है जब एग्ज़ाम की कॉपी मिली और मैं उस कॉपी पर सॉल्यूशंस जब लिखने लग गया, लॉ की मतलब आंसर को जब मैं लिखने लग गया, तो दिमाग में बहुत सारी बातें आने लग गई। मैं कुछ लिखना चाहता हूं, कुछ और लिख रहा। मुझे याद है कि उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि ये लास्ट अटेम्प्ट और लास्ट पेपर मेरी जिंदगी का बस यहीं फुल स्टॉप लगने वाला है। और ऐसी फीलिंग्स आती थी कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं सी इंस्टीट्यूट के सामने आकर के और इस तरह की कुछ हरकत करूं जो कि ना मेरी फैमिली को पसंद आए और ना ही शायद मैं इस चीज को, ऐसे निगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में चलने लग गए। पर वो लास्ट अटेम्प्ट था, उस लास्ट अटेम्प्ट में अपने आप को संभालना बहुत जरूरी था। मैंने अपना माथा उस पेपर के ऊपर रखा और आंखों से आंसू गिरने लग गए। फिर सोचा कि क्या ये तो मतलब मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, ये लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट पेपर, और 20 मिनट्स ऑलमोस्ट ओवर हो गए, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, और जो लिखा भी था वो भी मैंने काट दिया। शुरुआत के 3-4 पेजेस जिसमें बच्चा सबसे अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता था, वो 3-4 शुरुआत के पेजेस कटे हुए थे मेरे, क्योंकि मैं क्या लिखना चाहता हूँ क्या नहीं लिखना चाहता, ये मतलब मेरे सोच और मेरा माइंड दोनों चीज़ें एक साथ वर्क कर ही नहीं पा रही थी। तो उसमें फिर मैं बैठा अपने माँ बाप को याद करने लग गया कि उनके ऊपर क्या बीतेगी, और जब मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। तो फिर एक अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि सिर्फ 20 मिनट खर्च हुए हैं, बाकी के 3 घंटे में जो बैलेंस टाइम है वो आपके पास है, और पास होने के लिए मुझे सिर्फ 40 नंबर चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और दिल ने बोला अगर और 10 मिनट भी खर्च हो गए तो भी नहीं कुछ बिगड़ा, तुमने बहुत मेहनत की है, इस वक्त तुम्हें अपने आप से लड़ना है, इस पेपर क्वेश्चन पेपर से नहीं। और पता नहीं कहां से वो एक एनर्जी आई, वो ब्लेसिंग्स आई। तो मेरे दिल ने कुछ कमिटमेंट्स मुझसे करवाई कि कभी भी अभी इस पेपर में कुछ भी जो भी लिखो काटोगे नहीं, लिखते चले जाओगे, पीछे मोड़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, पलटोगे नहीं पेज को कि क्या लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो, बस लिखते चले जाना। तुमने बहुत अच्छे से मेहनत की हुई है, तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। वो जो आफ्टर 20 मिनट्स मेरे पास 2.5 घंटे लगभग मेरे पास जो बचे, वो मेरी लाइफ के एक मिरेकल थे। शायद इसीलिए कहते हैं कि लोगों के साथ अच्छा करो तो ब्लेसिंग्स मिलती है। उस वक्त मेरी जिंदगी में वो एक ब्लेसिंग मोमेंट्स था। और उस लॉ के पेपर पे मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी गंदी हैंड राइटिंग नहीं लिखी थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन उस लॉ के पेपर में इतनी गंदी हैंड राइटिंग मेरी लिखी गई थी कि मैं खुद उस चीज को एडमिट नहीं कर सकता।
लेकिन जब रिजल्ट आया, मेरे दोस्त ने मुझे, रूममेट्स ने मुझे बोला कि चल रविकांत रिजल्ट देख के आते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मेरा ग्रुप क्लियर नहीं होगा और मैं रह गया सीए में। मैंने कहा भाई तू जा, मैं नहीं जा रहा रिजल्ट देखने। फिर मेरा दोस्त तो चला गया। उस वक्त साइबर कैफे होते थे, मोबाइल पर नेट अवेलेबल नहीं होते थे। मेरा दोस्त साइबर कैफे गया रिजल्ट देखने के लिए। उसने क्या किया, चुपके से मेरा रिजल्ट, मतलब एडमिट कार्ड निकाल करके ले गया कि इसका रिजल्ट मैं ही देख करके आ जाऊंगा। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा रिजल्ट नहीं क्लियर होना है, क्योंकि इतनी गंदी हैंडराइटिंग में कभी भी मैं खुद एडमिट नहीं करूंगा, तो दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखूं। और मैं वॉशरूम में चला गया, शॉवर के नीचे कपड़े पहन करके खड़ा हो गया और रोने लग गया। मेरा भाई, मतलब रूममेट दोस्त, भागते हुए आया और चिल्ला रहा, रविकांत रविकांत बाहर निकल, रविकांत बाहर निकल। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा हाँ तू पास हो गया। मैंने कहा तू मजाक मत कर, मैं पास नहीं हो सकता। कह रहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे मोमेंट पे मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करूंगा, तू पास हो गया। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा हाँ, मैं उस शॉवर में जो रो रहा था उससे भी ज्यादा डबल रोया। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत सफल हो गई। उस दिन तो एक चीज का एहसास हुआ था कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो मेरे लिए रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था कि मुझे पास होना है, वो रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरी वो रिजल्ट की लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई मुझे अपने आप को प्रूफ करने की थी। आई एम सॉरी। देन उस दिन रिजल्ट के साथ साथ एक चीज मिली कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। वो मेरी जिंदगी का एक पड़ाव था जो मैंने पार किया। बात सीए बनने की नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सीए नहीं बनता तो बहुत कुछ हो जाता, और बनता तो बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे अपने ऊपर विश्वास है। लेकिन जो जंग थी वो इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा थी क्योंकि उस पीरियड पे मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब थी। मेरे फादर को 1993 में किडनी कैंसर हुआ था, और 2005 में उन्होंने कैंसर जैसी जंग को जीत करके बाहर निकले थे। ही इज वन मैन आर्मी। उन जैसा इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। वो सिर्फ मेरे रोल मॉडल नहीं है, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि आप रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ करके आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान क्या मिलेगा कि जिंदगी की जो परेशानियां हैं उससे कैसे निपटते हैं। ये बात मेरे पिताजी ने भी बोली थी। वो बहुत बड़े राम भक्त थे और अपने आदर्शों में राम को छुपा के रखते थे। पर मैंने रामायण तो जरूर पढ़ी, उसके बारे में भी मैं अभी आपको एक किस्सा सुनाता हूं। पर उससे भी बढ़ करके मैंने अपने पिताजी को पढ़ा, और उनको पढ़ करके ये पता चला कि मेहनत से और ईमानदारी से कभी भी मत डरना। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि किसी का 1 रुपया है तो भी दूसरे का है, कर्ज समझ के रखो, और 1 लाख है तो भी कर्ज रख के चलो। तो ऐसा नहीं, उन्होंने मुझे ना सिर्फ व्यापारिक मतलब ज्ञान दिया, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान उससे बढ़ करके दिया है। तो वो रिजल्ट मेरे लिए इसलिए और इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा खराब थी, और मैं उसमें ये चाहता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो उनको ऐसी चीज़ सुनाऊं या बताऊं जिससे उनको खुशी मिले, और कुछ तो मैं उनके लिए कर सकूं। क्योंकि मैं एक्चुअली दिल्ली रहता था, उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती थी और मुझे सेवा करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता था। तो मेरी सेवा वो मुझसे यही एक्सपेक्ट करते थे कि बस तू पास हो जा और ईमानदारी से पढ़। मेरे फादर ने मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट रखा। मैं 2002 से घर से बाहर निकला हुआ, लेकिन आज तक सिगरेट होंठों पे नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने 3 रुपए बचाए, 3 किलोमीटर पैदल चले, उसका जूस खरीदा, गन्ने का रस उस वक्त में कहीं आता था। और चूंकि हम गांव के हैं तो माथे पे स्वापा बांध करके और मेरे ऊपर सूती टॉवल ढाक करके और धूप में पैदल चले जाते थे। और वो गन्ने की जूस के ढाबा टाइप का होता था, और वहां जूस का गिलास लेते थे। पहले मुझे देते थे कि जितना पीना पी ले, बड़ा गिलास आता था उस वक्त 3 रुपए में भी, और जो बचा होता था खुद पी लेते थे। उन्होंने ऐसे पैसे बचाए और मेहनत से मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए। मैं उनके पैसों का धुएं में नहीं उड़ा सकता था, ना ही मेरे वो संस्कार थे।
और ना ही मैं उस चीज को कभी एडमिट कर सकता था। ईमानदारी मेरी प्रति, मतलब मेरा उनके प्रति हमेशा से रही है, तो कभी भी, और इस विश्वास को मेरे पिताजी ने हमेशा कायम रखा। आज तक मेरे पिताजी, मतलब जब वो थे लाइव, तब उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा तू पढ़ता है, तू क्या करता है। इवन फेल होने के बावजूद बीसीए जैसे एग्जाम में उन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा तू फेल हो रहा है, तू पढ़ता भी है, कभी भी नहीं। विश्वास से बढ़कर के कुछ नहीं, उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी। फिर मैं आपको अपने पिताजी का एक वाक्य सुनाता हूं, वो क्यों मेरे आदर्शों में हैं। मैं जब 18 साल का हुआ तो मेरे पिताजी, मैं चूंकि गांव में रहता था और तालबेहट, जैसे कि अभी मैंने बताया, यूपी का एक छोटा सा कस्बा है, तो मेरे पिताजी झांसी शहर लेकर आए। वहाँ गोरखपुर वालों की किताब की दुकान होती थी जो कि धार्मिक किताबें बेचते हैं। और 18 साल के मैं, मेरे बर्थडे के दिन मेरे पिताजी लेके आए, वो मुझे मार्केट लेके गए, और जैसे ही वो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की शॉप के बाहर खड़ा, मुझे लगा कि वो शायद घर के लिए रामायण खरीद रहे होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी राम भक्त थे। उन्होंने रामायण ही खरीदी और मैं शॉप के बाहर ही खड़ा रहा, और पापा दुकान से वो किताब लेकर के आए और दुकान के बाहर ही, और आते ही मेरे हाथों में वो किताब पकड़ा दी। मुझे लगा कि शायद घर ले जाने के लिए बोल रहे होंगे, घर लेके चलना है। उन्होंने मुझे जब हाथ पकड़ाई तो मैं थोड़ा सा डर गया। वो उस वक्त एक बच्चा ऐसे डरता है जैसे कि पता नहीं, तो मैंने कहा ऐसा, मतलब मैं उस वक्त बहुत थोड़ा ये सब कह सकते हैं कि थोड़ा लापरवाह था। मैं इन चीज़ों को थोड़ा क्योंकि एक उम्र थी बचपनी। तो मेरे पिताजी ने पकड़ाई कि ये लो जी। मैंने कहा कि ये क्या दे रहे हो, ये किसके लिए दे रहे हो। उन्होंने कहा आपको दे रहा हूं। मैंने कहा जी ये मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा आप बोलोगे कि सुबह से उठो, नहाओ धो, तैयार हो करके और फिर पूजा करो और ये रामायण रोज पढ़ना है। उन्होंने कहा आगे की सारी बातें काट दो, रामायण रोज पढ़ना है, मुझे बोला। मैंने कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास ऑलरेडी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने पिताजी से अपने बोला। तो कहते नहीं, इसको पढ़ो, इससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, और ना सिर्फ ज्ञान किताबों में है बल्कि इनमें भी बहुत कुछ ज्ञान है, इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि देखो जी मैं ले जरूर रहा हूं उस किताब को, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मैंने बोला कि वो रामायण जो है मैं ग्रंथ नहीं, एज अ बुक यूज करूंगा। दूसरा, मेरे पास जीवन में जब समय मिलेगा और जब दिन भर में समय मिलेगा मैं उस वक्त पढ़ूंगा। और अगर मैंने नहीं भी नहाया तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि अब आज आपने नहाया नहीं है तो आप इसको पढ़ नहीं सकते, या नहा के आओ तो पढ़ पाओगे। देखो मैं अपनी अपनी मेरी उस वक्त अपनी लाइफस्टाइल थी और मेरे पिताजी की अपनी अलग थी। वो जीवन शैली और आचरण से चलते थे, उस वक्त मैं उतना आचरण से नहीं चल पाता था। तो मेरे पिताजी ने कहा सब बातें आपकी मंजूर है, लेकिन पढ़ना जरूर है। मैंने कहा डन, मैं पढ़ लूंगा। और हालांकि कई बार मैंने रामायण को पूरा पढ़ा और विधिवत तरीके से पढ़ा और कई बार खत्म किया, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला। तो मैं तो सबको रिकमेंड करता हूं कि जो ग्रंथ हैं हमारे, चाहे ग्रंथ जरूरी नहीं रामायण के तौर पर हो, अगर भी गीता बाइबल कुरान के तौर पर भी है तो सबको पढ़ने चाहिए। उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जीवन के आचरण और जीवन शैली से जुड़ी हुई है। अब एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन की बहुत कड़वाहट भरी हुई है। एक तो मैं सीए फाइनल में जब था तब मेरे फादर कैंसर से बाहर आ गए थे, लेकिन कैंसर की दवाइयों की वजह से उनको किडनी की प्रॉब्लम हुई थी। जब उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हुई तो वो काफ़ी स्ट्रगल किडनी में, क्योंकि उनका डायलिसिस होता था और डायलिसिस में उनको पेन होता था। तो वो SGPGI लखनऊ में जाते थे वहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए। और कई बार मैं भी यहाँ दिल्ली से रिजर्वेशन करा करके उनके पास पहुँचता था और गांव से मेरा भाई पहुँचता था। तो वहाँ चूँकि मैं इसलिए जाता था ताकि वो समय अपने पिताजी के साथ बिता सकूँ। तो जब मैं अपनी एजुकेशन करता था और कई बार जब पिताजी की हालत ख़राब होती थी तो जो मेरी पढ़ाई होती थी कि लेट सपोज एक बच्चा अपने पिताजी से रात को बात कर रहा है और बात करते करते ये फील होती है कि पता नहीं सुबह इनकी आवाज़ कान में मिलेगी या नहीं मिलेगी, और पता नहीं जो मैंने इनके लिए सपने देख रखे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। ये बहुत कठिन समय होता था कि मैं सीए फाइनल की जब पढ़ाई करता था और मेरे पिताजी की हालत बेहद ख़राब होती थी
और मैं उनसे जब बात करता था और जब रोज रात को उनसे बात करके आता था तो काफ़ी घंटों तक रोता रहता था और दुआ करता था कि मेरी ज़िंदगी से सब कुछ छीन लो, लेकिन मेरे पिताजी की उम्र और बढ़ा देना भगवान। और मेरे पिताजी भी थोड़े जिद्दी से थे कि वो कहते थे कि नहीं, ये सब जीवन का पार्ट है और जीवन है तो फिर ये तो समस्याएं लगी रहेगी। वो परेशान नहीं होते थे कि हाय मैं बीमार हूं, अब मैं आराम करूंगा, कभी भी नहीं। अगर रात को उनको 104 बुखार होता था तो वो इतने दृढ़ निश्चयी होते थे कि सुबह अपने शॉप पर और पहुंच जाते थे। ऐसा नहीं है कि उनको लालच था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी एक कमिटमेंट थी अपनी लाइफ के साथ, और वो वन मैन आर्मी थे, एक आदमी 100 के बराबर था वो। तो जब मैं पढ़ाई करता था, जब उनकी आवाज सुन करके आता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी पढ़ता था इस सोच के साथ कि नहीं, मैं अपने पिताजी को वो सब कुछ दूंगा जो मैंने सोच रखा है। ये मैंने अपने पिताजी से एक चीज और सीखी जो मैं आने वाली जनरेशन को भी शेयर करता हूं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर अप्रोच रखते हैं, जॉब वालों के लिए मैं नहीं कुछ बोलता हूं, एंटरप्रेन्योर अप्रोच वालों के लिए मैं जरूर एक ज्ञान दे रहा हूं। जब एंटरप्रेन्योर अप्रोच होती है तो एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि मध्यम वर्ग के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करें और कहां से लेके आए हम पैसा कि हम बिजनेस कर पाए। सबसे बड़ा पॉइंट जो आज की जनरेशन को, ये जो जनरेशन आज की सोचती है कि यार मेरे पास फंड नहीं है और व्यापार करना है या अपना सेटअप खड़ा करना है, वट एवर द कॉल्ड द बिजनेस। सो वो कैपिटल यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो ये ट्रिक मैंने अपने फादर से सीखी है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपके पास क्या है रिसोर्सेज, उसको ऑप्टिमम मैनर में किस तरीके से यूटिलाइज करो कि आपके पास कैपिटल भी बढ़ जाए और उन रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज भी कर सको। रिसोर्स से पैसा नहीं हो सकता, रिसोर्स ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। रिसोर्स का मतलब जो आपके आसपास, जो भी आपके पास वातावरण है, आप उस वातावरण से, चाहे वो वातावरण में आपका पैसा हो, चाहे वो लोग हों, चाहे आपके साथ आपके एसेट्स हो, कुछ भी, उनको ऑप्टिमम मैनर में कैसे यूटिलाइज करोगे कि आप उस रिसोर्सेज से अपनी कैपिटल इन्वेस्ट, मतलब वो कैपिटल बना सकें। तो मेरे फादर के पास चूंकि एक बहुत छोटे कस्बे में रहने के बावजूद भी मेरे पिताजी ने उस कस्बे के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता था और 50 किलोमीटर दूर तक के लोग आज भी उनको पहचानते हैं, जबकि वो 2009 में स्वर्गवासी हो गए थे। लेकिन वो जो उनका ज्ञान था कैपिटल यूटिलाइजेशंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशंस, वो रिसोर्स यूटिलाइजेशंस मुझे बहुत मदद देता है। मैं दिल्ली में जब आया तो कैपिटल नहीं थी, लेकिन आज मैं एक कंपनी का मालिक बन गया हूं, आज मेरा खुद का घर है। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक है, एक तो नियति बताता है, आपका ग्रोथ आपकी नियत बताती है। अगर फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नियत साफ रखो और फिर अपने ऊपर विश्वास रखो, दोनों चीजें। और तीसरा सबसे बड़ा ज्ञान कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूटिलाइज करो। रो मत कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, इसके पास ये होता, मेरे पास ये होता। देखो, हम जिस परिवार में पैदा हुए तो उसी परिवार में पैदा होंगे। हर कोई अनिल अंबानी के घर में तो पैदा नहीं हो सकता ना, लेकिन हर कोई अनिल अंबानी बन सकता है। तो ये जो बात मैं समझाना चाहता हूं आज की जनरेशन को, वो ये कि जो आपके आसपास रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। मैं जिंदगी में एक मंत्र को और मानता हूं जो मैं कन्वे करता हूं, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। आज की जनरेशन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनमें डूबी पड़ी हुई है। करो, रिसोर्स को यूटिलाइज करो, पर सही मैनर में। बच्चे आजकल के वो गलत मैनर में उसको यूटिलाइज करते हैं। और सोचो अपनी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा आप कहां यूटिलाइज करते थे। मेरे एक आइडल टीचर थे, वो मुझे एक चीज बोलते थे कि इंसान की जिंदगी में 24 घंटे में उसको 8 घंटे सोना है, बाकी बचे हुए घंटों में उसको कम से कम 2 घंटे खाने पीने के लिए चाहिए। तो 24 में 10 घंटे तो ये निकल गए, बचे 14 घंटे, 14 आवर्स। 14 आवर्स में भी आपके पास दोस्तों से मिलना है, बात करना है, फेसबुक चलानी है,
आप जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा 4 घंटे पर डे ऑन एन एवरेज 2 से 4 घंटा हर व्यक्ति फेसबुक पोर्टल पर बैठा हुआ होता है। आप 2 से 4 घंटे, आप उस टाइम को भी निकाल लीजिए, आपके पास मात्र 6 घंटे बचे हुए हैं एक ऑप्टिमम मैनर में। एक दिन 6 घंटे जिसमें एक आदमी काम करता है, एक मतलब एवरेज। अब जरा सोचो कि एक इंसान की अगर उम्र 60 साल की है तो 60 साल का अगर परसेंटेज बेसिस पे निकालोगे तो आपने सोने खाने में तो 30 साल वैसे ही व्यर्थ कर दिए। सोने खाने के अलावा भी अगर फेसबुक चलाने का देखा जाए तो आपने 4 से 5 साल और शायद 8 साल वैसे ही खर्च कर दिए। आपकी जिंदगी में अगर देखा जाए ओवरऑल तो कुल 10 साल है, 10 से 15 साल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा डे बेसिस पर, मैं ओवरऑल लाइफ को बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूं कि एक इंसान अगर 60 साल तक भी जीता है तो अगर देखा जाए आर बेसिस पर तो उसने ईमानदारी से 15 से 25 घंटे, 15 से 25 साल ही काम किया होता है, वो भी उन लोगों के लिए जो बहुत टॉप पर पहुंच गए। बस जो किल टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेना, और उसको यूटिलाइज वो किल ना करके फिर वही ऑप्टिमम मैनर में यूटिलाइज कर लेना। ये सबसे बड़ा रिसोर्सेज है कि अगर आप अपने आप को वो देखेंगे तो आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। एनीवे, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं अब और बोलूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि लाइफ बहुत प्रीसियस है और इसको ना सिर्फ कमाने में बल्कि जन सेवा में भी खर्च करना है, जो मेरी लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तब मैं इस दुनिया में इतने घरों को रोशनी दे करके जाऊँ कि इस दुनिया में आने का एक पर्पस सफल हो। देखिए, हर इंसान अपने अलग लेवल पर सेवा करता है। मैं आइडियल मानता हूँ धीरूभाई अंबानी जी को, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में नहीं आए होते तो शायद इतने परिवारों को रोशन ना कर पाते। हर इंसान को, अगर पढ़ा लिखा वर्ग ये बात सोचेगा कि सिर्फ पढ़ लिख रहे इसलिए क्योंकि नौकरी करना है और सारी नौकरी करेंगे तो नौकरी कराएगा कौन? तो किसी को तो एंटरप्रेन्योर अप्रोच रखनी पड़ेगी ना। और एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता कि आप किसी बिजनेस टाइकून फैमिली में पैदा होकर के ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। देखिए, हर काम छोटे से शुरू होता है पर छोटा कभी नहीं रहता। बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा सा पौधा, आप पीपल के पौधे को भी देखोगे तो बहुत छोटे से शुरुआत होती है, लेकिन जब वो अपनी शाखाएं फैलाता है तो पता नहीं वो कितने पीपल के पेड़ फैला देता है। तो मैं वही बात बोलता हूं, आप ये मत सोचो हर बार हर दिन कि काश मैं यहां पैदा होता और काश मेरे साथ ये होता तो ये हो गया होता। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि हर काम छोटे से शुरू होता है पर छोटा कभी नहीं रहता। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 2016 में, गुरु मंत्रा के नाम से, और बहुत छोटा सा, मतलब 40 गज के कमरे से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया। बहुत छोटी सी जर्नी, आज 2020 कोविड होने के बावजूद भी आज उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक हक से और सिर ऊपर करके चलने के लिए जिंदगी दी हुई है। यानी कि मैं बार बार बोलता हूं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को ही देखते रहें कि हाय हाय हाय। ये आत्मनिर्भर का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा तो है, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है। आप अपनी क्वालिटी को पहचानो, उसको एक प्लेटफॉर्म, और फिर किसी ने अगर क्वालिटी पहचान भी ली तो लोगों को लगता है कि मैं उसको शो क्या करूं। जरूरत नहीं है। आप अपनी क्वालिटी देखिए, खुशबू किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास खुशबू है तो आप कमरा बंद करके भी बैठोगे तो भी बाहर निकल जाएगी। तो पहली चीज, आप अपनी खुशबू को पहचानो, और जब दिया जलता है तो फिर तो चिराग जैसा जलेगा ही, आपको जलाएगा और दुनिया को रोशन करेगा। तो जिंदगी भी चिराग के जैसे है, खुद जलेगी और दुनिया को रोशन करेगी। हर माँ बाप भी वही करते हैं। तो मैं भी वही बात बोलता हूं कि जैसे कि मैंने एक एंटरप्राइजेस ओपन की, मैं भी यही चाहता हूं कि वो एंटरप्राइजेस रविकांत गुप्ता के जिंदगी, जब वो रविकांत गुप्ता इस दुनिया से जाएगा तो इस दुनिया में पता नहीं कितने चिराग और कितने परिवारों को रोशन करके जाए, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। यही मेरी एक सपना है।
मैंने गुरु मंत्रा को कंपनी फॉर्मेट में या गुरु मंत्रा इसलिए नहीं खोली कि मुझे बहुत कमाना है ना, मैंने इसलिए जरूर खोली है कि कम से कम उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, तो जो अपने ऊपर बीत करके आई हुई है वो किसी और के साथ ना बीते। और जो छोटे छोटे गांव दूर दराज से लोग आते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार जो पैसा कमाते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनके बच्चों के ऊपर ये पैसा खर्च हो, और बेचारे वो खून पसीना कमाता, मतलब पसीना बहाता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है, और सिर्फ ये सोच के पढ़ाता है कि ये पढ़ाई नहीं है, उसकी एसेट्स है। पर बीच के माफिया जो एजुकेशन इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, वो उस बच्चे को एक कस्टमर समझते हैं और उसका शोषण करते हैं। उस शोषण दोहन को रोकने के लिए मैंने गुरु मंत्रा की मुहिम शुरू की है, और उस मुहिम के साथ साथ और जो एजुकेशन इंडस्ट्री में जो गंदगी है उसको भी मैं रिफाइन करना चाहता हूं। और दूसरा एक पर्पस और भी है कि मैं जनसेवा करूं, मतलब जो लोग के पास पोटेंशियल है और उन पोटेंशियल के आधार पर मैं उनको रोजगार दे सकूं, ना सिर्फ गुरु मंत्रा के माध्यम से बल्कि दूसरे माध्यम से। लेट सपोज कि अगर कोई विकलांग है लेकिन उसको सिलाई का काम आता है, तो मेरे पास वो ताकत होनी चाहिए कि मैं उस विकलांग को एक सिलाई की मशीन खरीद करके दे सकूं। देखिए, हर चीज पैसे से होती है, मैंने बार बार एक चीज बोल रहा हूं, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उस लायक अपने आप को बनाना चाहता हूं, ऊपर वाले से दुआ करना चाहता हूं कि मेरा सपना जरूर पूरा हो कि अगर कोई ख्वाहिश रखता है तो कम से कम उन लोगों को मैं मदद कर सकूं। थैंक यू टॉक शो, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपने फीलिंग्स को शेयर करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं ऋणी हूँ। थैंक यू वेरी मच।